सादर आ, आभार आप सबका। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा जो है उसका विषय आपको ज्ञात है, और इसी चर्चे पे आप जी जी। सब आपके विचारों को सुनने के लिए, आपके जो अनुभव हैं उसको जानने के लिए, और कैसे मिलकर हम काम करेंगे इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी 12 जी साथी जी। हैं। कुछ साथी अभी चले गए, अभी वो आ जाएंगे। तो ऐसे जी 20-25 लोग रहेंगे, और हम लोग इस चर्चा को इस तरह से चलाएंगे कि जी जब हम खत्म करें तो किसी एक एक बिंदु पर सहमति लेकर और उसके साथ काम करने को लेकर, प्रण को लेकर उठें। तो जी। अभी आपके पास आधा घंटे रहेगा। आधा घंटे में आप सारी बात रख सकते हैं 25 से 30 मिनट अगर में। अपने को अभिषेक जी, अगर अपने को ये पता चले ना सब लोग क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं अलग अलग जगह, और प्रोडक्ट पुनीत का जी, डिटेल क्या वो है। सारी चीजों पे मैं आपसे अलग से चर्चा करूंगा, वो ऑलरेडी बहुत बार चर्चा हो चुकी है। अच्छा, तो मैं जी शायद उस समय ज्वाइंट में नहीं होऊंगा मीटिंग हाँ में, हाँ, तो अभी क्या है, इससे अभी पहले का एक होगी। विषय है। रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। बोलिए आ, बोलिए जी। बोलिए। पुनीत जी का ये टाइम है, अगला आधा घंटा पुनीत जी का है। और बाकी सारे साथी अपनी माइक को थोड़ा ऑफ कर लें, मैं भी कर रहा हूँ। आदरणीय पुनीत जी, जी। आप शुरू करिए। जी जी। पुनीत जी या प्रभात जी का? प्रभात जी, मैं पुनीत जी बोलता हूँ, पुनीत जी आ कोई बात जाते नहीं, हैं। प्रभात कोई जी। बात नहीं। जी श्रीमान, जी सबके सबके मेरा दिल में रहना मेरा चाहिए, बैग वो जी झोला ले वैसे भी जाओ जी पवित्र जी। गाड़ी में। जी। जी प्रभात सभी जी को बोलिए आप। सभी को मेरा सादर प्रणाम और सादर अभिवादन आप सबका। आप सबने महत्वपूर्ण समय दिया इस कार्यक्रम में, और मुझे इस काम कार्यक्रम में इस लाइव में शामिल होने का अवसर दिया। टिक्की पे जी तो जी। जैसा कि मैं अपने बारे में परिचय देना चाहूंगा। मैं मूल रूप से जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है और मैं मूल रूप से कृषक हूँ। चूंकि मेरे दादाजी, मेरा बैकग्राउंड भी मेरे परिवार में सारे अधिकारी थे, और पिताजी 4 भाई थे, दादाजी सीडीओ थे। मतलब मैं एक ऐसा हूं कि मैं फार्मर हूँ, और मैं बहुत गहराई से किसान समस्याओं को समझ रहा हूँ। और मैंने इसी के संबंध में किसान संगठन में भी मैं विगत 16 वर्षों से सक्रिय हूँ, 16 वर्षों से अधिक समय से। चूंकि विभिन्न किसान संगठनों में मैंने देखा और मैंने जो समझा कि किसान संगठन अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। किसान की बेसिक नीड जो होती है वो होती है पानी, प्राथमिक जरूरत। किसान देश की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है उसके बाद, पानी के बाद जल उपलब्धता। जैसा कि मुझे तो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों के बारे में पता है। आप प्रयागराज से मेजा, यहाँ से करछना और जारी तहसील से शुरू हो जाएंगे तो यहाँ से आपको 1000 फीट के बाद भी पानी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मतलब नल का पानी मिलना मुश्किल हो जाता है, ट्यूबवेल पानी मिलना तो बहुत दूर है। और जो नहरें हैं उनसे क्षेत्रफल काफी, मतलब अब मैं गया हूँ जारी तहसील में। मैंने कई गांव भ्रमण किए, टोंस नदी के किनारे है। तो वहां पे स्थिति ये है कि आप देखेंगे हजारों एकड़ में आपको एक पेड़ मिलेगा। हजारों एकड़ की दूरी में आप गर्मी में वहां पे रह नहीं सकते। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि रेगिस्तान इसके सामने फैला है। उसका मुख्य कारण, वहां पे फसलें, धान की फसलें तो हो जाती हैं, लेकिन गेहूं की और अन्य फसलों के लिए किसानों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जैसे जल समस्या, ये तो बहुत विकट समस्या है। बहुत सारी योजनाएं हैं लघु सिंचाई की, जैसे लघु सिंचाई और राजकीय नलकूप विभाग या जल संसाधन मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन वो भौतिक स्थल पर सफल नहीं हो पा रही हैं। और उसका कहीं ना कहीं विशेष कारण है किसानों के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता की कमी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम, मतलब अच्छी गुणवत्ता के बीज। दूसरी सबसे प्रमुख जरूरत किसानों को,
वो भी उपलब्ध और अवेयरनेस धीमे धीमे डाली जा रही है। उसके बाद शुद्ध उर्वरक, शुद्ध उर्वरक के साथ साथ हमको सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम जो प्रोडक्ट अब हम तैयार कर रहे हैं इतने महीने की मेहनत के बाद, क्या उस प्रोडक्ट को हम सही कीमत पे बेच पा रहे हैं। सपोज दैट मैंने प्रति एकड़ गेहूं की बुआई की या धान की बुआई की, एवरेज मान के चलिए कि हमारे यहाँ 24 25 25 क्विंटल एकड़, 25 से 26 क्विंटल एकड़ धान जो है हो जाता है। एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक ठाक खेती। और जो चूंकि हमारा सुल्तानपुर जिला जो है गोमती नदी के किनारे है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, अच्छा यहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन अच्छा है, तो जो धान के क्षेत्र हैं वहां पे ये उत्पादन बढ़ता है। अब हम जैसे हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको हम सीधे सेल कर देते हैं, क्या करते हैं कि सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कुछ किसान हम अवेयर करते हैं, वो ले जाते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे वो सेल करते हैं। लेकिन हमको इसके लिए बहुत एक तरीके से व्यवसायी बनना पड़ेगा। हम अपने प्रोडक्ट को, जैसे गेहूं की दलिया होती है, और उद्योग में हमको कहीं ना कहीं एंट्री करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो अ, देश की रीढ़ कहा जाने वाला किसान है, ये रीढ़ पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इसको रीढ़ बोलते हैं जब ये खत्म हो जाएगी। और आप देख रहे हैं निरंतर किसानों की जो भूमि जो क्षेत्रफल है वो घटता चला जा रहा है। शहर डेवलप हो रहे हैं और कृषि क्षेत्रफल घटता चला जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मैंने अयोध्या, प्रयागराज, 4-5 मंडलों के, उत्तर प्रदेश के 4-5 मंडलों पे हम भौतिक स्थल पे बाइक से गांव गांव जाके एक एक ट्यूबवेल, राजकीय नलकूप, सुल्तानपुर जनपद में, मैं सुल्तानपुर जनपद का निवासी हूं तो मैं पहले अपने जनपद से बताता हूँ। सुल्तानपुर जनपद में कुल 565 राजकीय नलकूप हैं, जिसमें से एक राजकीय नलकूप की सिंचाई की क्षमता जो है वो करीब 75 एकड़ से 100 एकड़ थी आज के 20 साल पहले। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि अगर सभी राजकीय नलकूपों की समीक्षा की जाए और आंकड़ा निकाला जाए तो प्रत्येक राजकीय नलकूप में, मतलब उसमें तो बहुत सारी, आप ये मान के चलिए कि 150 से 200 बंद पड़ी हुई हैं, तो प्रत्येक नलकूप पे 1 एकड़ से भी कम सिंचाई की स्थिति है। अब इसके बाद अम्बेडकर नगर जनपद में आ जाइए, वहां 1 एकड़ की बात छोड़ दीजिए, आधे एकड़ से भी कम का एवरेज है। अयोध्या में आप चले आइए, अयोध्या में भी 1 एकड़ से कम का एवरेज है। आप अमेठी में चले जाइए, अमेठी में उससे भी कम का एवरेज है। 900 से ऊपर राजकीय नलकूप है प्रयागराज में, वहां पे 2 डिवीजन है। लेकिन वहां पे भी ये रेशियो निरंतर घटता चला जा रहा है। जिस मतलब ये होता था क्या, अंडरग्राउंड पाइपलाइन या नाली बनी रहती थी, इनसे कई एकड़ों की सिंचाई। अब इसके विकल्प में जहाँ पे वाटर लेवल, जैसे हमारे यहाँ ठीक ठाक वाटर लेवल वो है, पत्थर नहीं है, तो यहाँ पे लोग निजी नलकूप का सहारा ले रहे हैं और पर्याप्त जल दोहन हो रहा है। जो राजकीय नलकूप राजकीय तंत्र पे और इस व्यवस्था पे थे डिपेंड, वो अब एक तरीके से कहें जल दोहन भी हो रहा है और मिसयूज भी हो रहा है, और जो कमजोर किसान हैं वो खेती से दूर भाग रहे हैं। क्योंकि जिस राजकीय नलकूप के भरोसे वो सिंचाई आज के 20 साल पहले करते थे, वो उन्होंने छोड़ दिया। तो आप देखिए गाय हमारे पास से समाप्त होती चली जा रही है गांव से। आप मैं बता रहा हूं, मैं जिस गांव में रहता हूं, इस गांव में आज के समय में
आज के 5 साल के पहले की बात, मैं 5 के 8 साल पहले की बात बताऊं कि लगभग ऐसे परिवार थे, कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसके यहाँ 2 जोड़ी बैल न रहे हों। 1 जोड़ी बैल तो कम से कम था ही। लेकिन वर्तमान समय में मेरे पूरे गांव में, काय मैं महत्वाची काय अगल मीटिंग बगल के असेल गांव, करतेस बघ. अगल बगल के गांव की बात बता रहा हूँ, किसी के पास बैल नहीं है। गाडी खाली तुझ्या काय ते तो बहुत बहुत बड़ी समस्या की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अब हम ऑर्गेनिक से दूर होके, जैसे हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारा खान पान है, हम शुद्ध रूप से जहर खा रहे हैं एक तरीके से। हम रासायनिक खादों उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। और चलिए, गांव वाले तो कुछ ठीक है, इन्वायरमेंट उनका अच्छा है, लेकिन शहर में जो रह रहे हैं वो तो टोटल जहरीले मतलब भोजन का सेवन कर रहे हैं और जहरीले ऑक्सीजन में जी रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं किसान और जो हमारा मूल भारत था उसकी तरफ वापस आना पड़ेगा। नहीं तो हम अपने अंत की तरफ बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। हम अपने अंत की तरफ, अपना अंत हम स्वयं कंक्रीट के जंगल हम खड़े कर रहे हैं बस। तो अब संगठन द्वारा हम अवेयरनेस तो फैला रहे हैं। 62 जनपदों में, प्रदेश के 62 जनपदों में हमने अवेयरनेस के लिए पूरी टीम खड़ी कर रखी है और लगातार हम सतत सक्रिय हैं। लेकिन समस्या क्या आ रही है, जैसे हमसे सब अपेक्षा ये करते हैं कि हम पारदर्शी तरीके से एकदम ईमानदारी से काम करें। होता क्या है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं लगभग हम 16 साल से। और मैं आपको बताऊं कि ईमानदारी से काम करने का नतीजा ये है कि आज हमें कहीं भी कोई कार्यक्रम करना होता है, कहीं पे जाना होता है, तो सबसे प्रारंभिक समस्या हमारे पास पैसे की आती है। कोई भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना होता है तो पैसे की समस्या आती है। तो भ्रष्टाचार या तो करें, वो करेंगे नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार करेंगे तो हम भी अन्य संस्थाओं की तरह हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे, उन्हीं की कैटेगरी में। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की जिनको लोग जानते नहीं हैं। उनको लोगों तक हम लाइव कार्यक्रम भी चलाते हैं और अपने किसानों के बीच में उसको हम बताते भी हैं। जैसे खाद्य, उसमें हॉर्टिकल्चर से है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म, बहुत सारी योजनाओं के विषय में मेरे पास लिस्ट है। मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से मैं बता रहा हूँ। जरा सा 1 मिनट का समय मुझको दीजिएगा, मैंने रखा है फॉर्म में। शिवांग, वो जो एमएसएमई वाला एक वो था लिटरेचर, जरा देख के दीजिए मुझे। अरे वो जो एक लिटरेचर उसके नीचे मैंने रखा था। पीएमएफएमई वाला। जी जी जी, प्रधानमंत्री, तो उसमें जो है बहुत सारी योजनाएं हैं। क्योंकि अवेयरनेस कमी, जागरूकता, जो मैंने लिटरेचर रखा था वो प्रधानमंत्री हॉर्टिकल्चर का, उसके नीचे कई पेज में थे ना, उसको जरा सा लेके आओ तो देखो कहाँ पे है। तो उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन क्या है अवेयरनेस की कमी। जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई, आप जैसे कस्टम हायरिंग योजना है एग्रीकल्चर में, कृषि विभाग में। और फार्म मशीनरी बैंक में आप 90% सब्सिडी पे ले सकते हैं, एफपीओ बना के। 18 लाख की योजना है, ट्रैक्टर और उसके साथ बहुत सारे यंत्र हैं। तो वो ले सकते हैं, आपको 10% उसमें आपका लगता है फार्म मशीनरी बैंक में। 90% आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है।
और उसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस, जागरूकता की कमी है, जिसके कारण हम जान नहीं पाते हैं। और ये जैसे सिस्टम जो सरकारी तंत्र है, प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी, हम पूर्ण रूप से इन पे डिपेंड हो गए हैं। तो जो कि मुझे मुझे नहीं लगता कि सही है। और हाँ, देखिए, ये जैसे उद्यान विभाग, जिसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर, मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से मैं बताता हूँ। इसमें नवीन एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ये उत्तर प्रदेश में नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए केला, आम, अमरूद, नींबू, कटहल, बेल, करौंदा, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, अंजीर रोपण कार्यक्रम, मसाले के अंतर्गत जो भी आप मसाले की खेती कर सकते हैं, हल्दी, प्याज, पुष्प की खेती, कोई भी फूल, गेंदा, गुलाब, मौन पालन कार्यक्रम में संरक्षित खेती में प्रोजेक्ट बेस्ड कार्यक्रम के तहत पॉली हाउस, शेड नेट हाउस निर्माण, मशीनीकरण कार्यक्रम में पावर टिलर ट्रैक्टर, 20 bhp से कम पावर, माउंट स्प्रेयर आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ये तो आपको कटहल, आम, अमरूद, नींबू, कटहल, ये सब तो मतलब जो ये सब आपको मतलब आप खरीद सकते हैं, इनके द्वारा बताई गई संस्था के मतलब नर्सरी से, या आप स्वयं ले सकते हैं। और डीबीटी आपके उसमें आ जाएगी, सारा पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे आप किसी भी चीज की, ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं, केला लगाना चाहते हैं, आम की बाग लगाना चाहते हैं, अमरूद की बाग लगाना चाहते हैं, नींबू, कटहल, बेल, तो एक तो इससे वृक्षारोपण, जैसे आदरणीय टावरी साहब जी कहते हैं कि पेड़ वृक्षारोपण जो है, तो इसी बहाने वृक्षारोपण भी होगा। आम, केला, अमरूद, नींबू, ये सब अगर हम लगाते हैं तो इससे एक अच्छी आय भी अर्जित होगी। और इसको हम सिर्फ यहीं तक ना रखें, जैसे हम आम की बाग लगाते हैं, या नींबू, कटहल, बेल, तो इनके अचार बनते हैं, इनको प्रोसेस करके एक उद्योग के रूप में, उद्यम के, उसके लिए भी योजना है, उसके लिए भी इसमें योजना है। आप ये जानिए कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, PMFME योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, उच्चीकरण, यथा बेकरी उद्योग करना चाहते हैं, चारा उद्योग, दाल मिल, राइस मिल, दुग्ध उत्पाद, फल उत्पाद, हर्बल उद्योग, मशरूम का एक प्लांट बनता है, बड़ा प्लांट, एसी प्लांट, या आप वो कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। रेडी टू कुक मैगी, नूडल, पास्ता, ढोकला, दलिया, सूजी आदि, सोयाबीन आधारित उत्पाद, मसाला उत्पाद, सब्जी आधारित उत्पाद, फ्लोर मिल, हनी प्रोसेसिंग, अचार, मुरब्बा, सिरका उद्योग, मिठाई उद्योग, नमकीन उद्योग आदि खाद्य संबंधित उद्योग हेतु उद्यमियों के परियोजना लागत के 35%, अधिकतम 10 लाख रुपए, मतलब आपको 35% अनुदान गवर्नमेंट दे रही है। 30 लाख का आप प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं तो उसमें 35%, 10 लाख रुपए अधिकतम है, इतना अनुदान। और बाकी 20 लाख रुपए आपके फाइनेंस हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, हमने आम के अच्छी वैरायटी, आम या नींबू के बाग लगा दिए, छोटे में लगाए या बड़े क्षेत्रफल में लगाए, तो हम वहां से इस उत्पाद को मतलब फल तैयार करके, अब हम हमारे पास दूसरा अवसर ये है कि हम एक उद्योग के साथ भी उसमें जुड़ जाएं। हम उसको डायरेक्ट सप्लाई न कर दें, हम उसका अचार बना के और विभिन्न तरह के प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में, मतलब उसी जो नींबू 1 या 2 रुपए पीस बिकना था, वो नींबू आपका 5 से 7 रुपए पीस जाएगा।
तो हमको इस प्रोसेसिंग के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करना है, एनवायरमेंट को। और मैं संगठन में जो मेरा अनुभव है कि संगठन कहीं पे भी बहुत सारी योजनाएं हैं, शायद मैं बताने लगूं तो समय निकल जाएगा। और आप सभी हैं तो मैं चाहता हूं कि सीमित समय में मैं अपने बात को कम शब्दों में कह सकूं। तो गांव की तरफ सबको लौटना होगा, जहां पे है हर तरफ सबको सहयोग करना होगा, कंक्रीट के जंगलों से दूर होना होगा हमें, शुद्ध हवा। मैं आपको बताऊं, आप शहर में जो लोग भी रहते होंगे आपको सांप कहीं नहीं दिखते होंगे। उसका जानते हैं कारण क्या है? सांप जहाँ का वातावरण अगर अशुद्ध होगा, सांप वहां पे जीवित रह ही नहीं पाएगा। ये शोध का भी मतलब ये रिसर्च हुआ है। आपके आसपास का अगर वातावरण शुद्ध है तो आपको सांप मिलेंगे, वातावरण अशुद्ध है तो सांप नहीं रहेंगे। वो या तो वहां से पलायन कर जाएंगे तो मर जाएंगे, ये स्थिति। तो शहरों में आप देखते होंगे सांप वोप कहीं नहीं दिखते होंगे। हमारे तो घर में आसपास अगल बगल हर प्रकार के जानवर आपको मिल जाएंगे, हर प्रकार के जानवर। सांप, बिच्छू, डर लगता है क्योंकि मिसेज मिसेज हमारी पेड़ पौधों को लेके बड़ा वो रहती हैं, तो निरंतर जो है बगल प्लाट हाता टाइप का है, 4.5 बीघे का खाली पड़ा था, उसमें मतलब हजारों पेड़ लगा दिए हैं। 15-16 साल के बीच में बड़े बड़े पूरा जंगल हो गया है। अब उसमें कहीं नीलगाय आके घुसी है, कहीं छोटे वाले सियार, सांप, गोहटा, ये सब वो घर में एंट्री करने। मैंने कहा कि एक दिन मैं सब साफ करवा दूंगा। लेकिन वाकई में लगता ऐसा है कि जैसे हम बहुत शुद्ध जगह पे रह रहे हैं, मतलब वो खुली हवा, वो ऑक्सीजन शायद हम। मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, मैं दिल्ली मोती नगर मेन मेट्रो सिटी में था। और मैं वहां की जिंदगी भी मैंने 3 साल जी है कि मैं नाक में सुबह जाता था, शाम को आता था, और नाक में उंगली डालता था तो पूरी उंगली काली हो जाती थी। 2004 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस समय इतना पोल्यूशन था। तो शहरों में तो मान लीजिए स्थिति बहुत भयावह है और दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है। तो हमको गांव की तरफ कहीं ना कहीं गांव से जुड़ना होगा, गांव से लगना होगा, और शहर को भी गांव की तरह ही बनाना होगा। तो और अगर आप कुछ जानना मुझसे चाहें तो कृपया आप पूछ सकते हैं, जो कुछ भी आप जानना चाहें। धन्यवाद प्रभात जी, आपने जी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जी। हमारे बीच में बहुत सारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। जी। ब्रिगेडियर राजा राम जी से मेरा आग्रह है कि वो आप अपना विचार रखिए, अपना प्रश्न करें। आदरणीय ब्रिगेडियर राजा राम जी। जी जी सभी। हेलो। जी ब्रिगेडियर साहब, नमस्कार जी। आपकी आवाज आई नहीं। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। ब्रिगेडियर साहब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क का दिक्कत हाँ, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है। है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपने बताया कि 62 जिलों में आपका संगठन है, जी। तो जी। संगठन की क्या गतिविधियां हैं उसके बारे में बताइए मुझे। क्या क्या काम कर रहा है संगठन, और जैसे कितने जैसे वर्ष। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ। जैसे अवेयरनेस, जैसे हम लोगों को इस चीज के बारे में बताते हैं कि गेहूं, हमें कौन सी गेहूं की वैरायटी, पहले बेसिक चीजों पे हम जाते हैं कि जैसे अब इस समय करण वंदन है, DBW 187,
जो सबसे अधिक पैदावार देती है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। तो हम अधिकांश किसानों को ये बताते हैं कि आप इसको बोइए और इसके बोने का ये टाइम है, और इसमें आप प्रयास करिए कि देसी गोबर की खाद खेत में साल में एक बार तो जरूर पड़नी चाहिए। कहीं से न मिले तो गौशाला है, आप गौशाला से खरीदिए, या फिर किसी भी ऐसी मतलब स्थिति नहीं बनती है तो आप इसको बोइए और आप इसका लाभ लीजिए। जैसे आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप दलिया बना के इसको बेच सकते हैं। तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो दलिया और इनसे मतलब वो डायरेक्ट चीजों को सेल नहीं कर रहे हैं, वो उद्योग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तो तेल बना के, जैसे शुद्ध तेल हुआ, कड़वा तेल, सरसों की खेती की गई कड़वा तेल, आप बहुत तरह के ब्रांड पाते होंगे। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं हमारे संगठन से जुड़े हुए, वो आपको मतलब लीटर के हिसाब से अपने बर्तन में या आपके बर्तन में वही तेल जो है निकलवा के बनवा के, शुद्ध एकदम प्योर 100% प्योर तेल, उसमें कोई ठप्पा नहीं लगा रहता है। वो एक किसान का विश्वास होता है कि किसान द्वारा दिया जा रहा है तो 100% प्योर होगा। जैसे आपको घी अभी कहीं कोई भी ब्रांड आप खरीदो 100% ओरिजिनल नहीं मिलेगी, लेकिन किसान के घर से आप खरीदोगे तो आपको 100% ओरिजिनल घी मिलेगी, गाय की भैंस की हो। तो एक तो ये चीज हम कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम जैसे हमने कई विभागों में लूप होल देखे, हमने कोशिश की, बहुत सारे तरीके देखे, चूंकि वर्कलोड सॉरी सारा लोड हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, शुरुआत में मुझे लगा बिजली विभाग में मैं यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के विषय में गहनता से मैंने देखा कि विद्युत विभाग में हर साल विद्युत दरों में वृद्धि होती जा रही, बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। विद्युत सप्लाई हमें उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है, मतलब, और जो विद्युतीकरण का स्ट्रक्चर है वो भी उस हिसाब से नहीं। बरसात आती है तो व्यवस्थाएं एकदम धराशायी हो जाती हैं, लेकिन बिलों में वृद्धि हो रही। तो उसमें मैंने खोजा होता क्या था, मैं आपको प्रमाण अभी दिखाता हूँ, और मैंने कार्रवाई क्या कराई उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इस विभाग के तहत, जैसे आप एक एक्सियन अच्छी अभियंता से अगर, या एक विभाग से जिस भी अधिकारी से आप वो करेंगे तो उसके बराबर आपको जानकारी होनी चाहिए, आप उसके लूप होल को खोज सकें। तो मैंने देखा क्या है, घोटाला कैसे होता है इसमें। घोटाला होता कैसे है, जैसे इसमें बिजली विभाग में यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को 5 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एमबीएनएल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और कास्को। तो 5 भागों में इसको यूपीपीसीएल को विभाजित किया गया है। हम लोग का मध्यांचल में आता है, 19 जिले हैं। तो मध्यांचल में मैंने देखा, मैं पूरे यूपी पीसीएल की बात कर रहा हूँ, ये हर जगह हो रहा है, और यूपी पीसीएल नहीं पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा। अगर आप भ्रष्टाचार देखेंगे तो आपको उसमें टॉप 5 में आपको विद्युत विभाग मिल जाएगा। होता क्या है इसमें कि जैसे आप का 2 लाख का बिल है ग्रामीण क्षेत्रों में, ये प्रायः शहर में नहीं हो पा रहा होगा। मुझे लगता है शहर में स्मार्ट मीटर अब ये सब धीमे धीमे वो हो रहे हैं, लेकिन जो पिछला हुआ है उसकी रिकवरी हम अभी तक मतलब दे रहे हैं, वो हर व्यक्ति के ऊपर। मेरा बिल 2 लाख रुपए हो गया, मैंने 20 साल बिजली का बिल इस्तेमाल किया और 2 लाख मैंने भरे नहीं। समझिए, प्रैक्टिकली मैं बात बता रहा हूँ। तो इसमें गवर्नमेंट जैसे पहले तो योजनाएं चलती नहीं थी, योगी जी की सरकार के पहले। तो होता क्या था कि गवर्नमेंट जैसे तो सुविधा की, हमने कभी मान लीजिए घर बनाने के लिए कनेक्शन ले लिए, घर बना नहीं पाए या किसी वजह से रुकावट आ गई, तो एक होता था पीडी, परमानेंट डिस्कनेक्शन, मतलब जो परमानेंट डिस्कनेक्ट हो, लाइन न जुड़ी हो, पीडी उसको बोलते हैं। और एक होता है बिल रिवीजन, बिल संशोधन।
दो तरीके ये पब्लिक की सहूलियत के लिए कारपोरेशन में दिए गए थे। लेकिन इसका मिसयूज किस तरीके से अधिकारियों ने किया, मतलब इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, और यहाँ तक कि मैं क्या बताऊं, ये सारे ऊपर से नीचे तक सिस्टम जुड़े होते हैं। मैं किसी एक को नहीं, पर्टिकुलर को बताऊंगा कि नहीं, इसमें एक्सियन, शासी अभियंता, जेई, एई, ये जिम्मेदार हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने क्लास 1 के 13 अधिकारियों के ऊपर 2013 में कार्रवाई करवाई, सब सस्पेंड हुए। मैंने 600 - 650 करोड़ रुपए अयोध्या, मिल्कीपुर, रुदौली और वहां का 350 करोड़ रुपए अमेठी के, सबके मैंने कनेक्शन नंबर के साथ रखे हैं कि कैसे फ्रॉड होता है। आप 2 लाख का बिल हो गया आपका, आप गए, आपने जब किसी दलाल के माध्यम से या कोई लाइनमैन, हेलो जेई, अभिषेक जी, अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी, थैंक यू। आ रही है ब्रिगेडियर साहब, अब आ रही है। कर लेने दो, उनका पूरा करने दो फिर। जी। हाँ, तो उसमें होता क्या था कि जैसे पीडी को ये करते क्या थे कि जैसे आप 2 लाख आपका बिल है, आपसे बोले कि चलिए 1 लाख दे दीजिए आप, हम आपका पीडी कर देते हैं या बिल रिवीजन कर देते हैं। तो पीडी के दिखा देते थे कि 20 साल से इन्होंने कनेक्शन का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसमें रिपोर्ट लगा देते थे ये। और रिपोर्ट लगाने के बाद का सारा बिल खत्म हो जाता था, ये सारा पैसा इनके को मतलब इनके जेब में चला जाता था, दलाल और अधिकारियों के। ये सारा राजस्व क्षति होती थी, और राजस्व क्षति जब होती है, और ये एक दो नहीं, ये पर डे 10-10, एक एक अधिकारी, एक एक पीडी जो है, एक एक एक्सियन दिन भर में 25-25, 30-30 पीडी इस तरीके से करता था। और ये एक जिले, एक खंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश और मुझे लगता है संपूर्ण भारत में इस तरीके से ये अरबों खरबों का घोटाला है। और मेरे पास तो मैं कलेक्शन नंबर की लिस्ट रखा हूँ। मैं इस पे पीआईएल, चूंकि मैंने चेयरमैन गोयल साहब थे, उनको मैंने शपथ पत्र मांगे, शपथ पत्र दिया। मैंने इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको दिया, उन्होंने तुरंत बिना किसी शपथ पत्र या उसके तुरंत उन्होंने जांच गठित करवाई। मैंने एकदम ऑथेंटिक कनेक्शन नंबर दिए जिसपे फर्जी बिल रिवीजन हुए थे, उस पे कार्रवाई, उस पे 11 अधिकारी निलंबित किए गए 1 सप्ताह में। मैं करीब कितने लगभग 8 महीने हो गए लगातार मैं पत्राचार कर रहा हूँ चेयरमैन से लेके, लेकिन अभी तक वही सिर्फ चल रहा है, ढाक के 3 पात की आप शपथ पत्र दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। मैंने सारे फॉर्मेलिटीज जो उनको चाहिए था, भाई मेरे एलिगेशन, मैंने भौतिक स्थल पे जुड़ के एक एक जगह पे जाके चेक किया कि 20 साल कनेक्शन इस्तेमाल किया है, ऐसा कि नहीं हुआ उसमें कि उपभोक्ता के ऊपर रिकवरी हुई, उपभोक्ता को कोई प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि उपभोक्ता एक बार जो 1 लाख आधा 50,000 पेड करना था कर दिया। वो अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही उनकी थी, उन्होंने गलत किया और वो इस तरीके से करोड़ों रुपए अर्जित किए। तो इस तरीके से कई भ्रष्टाचार को हमने अंकुश में, तो हमारे यहाँ तो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में पीडी और बिल रिवीजन क्या होता था, जिसके यहाँ मीटर नहीं लगा होता था उनका भी 40 यूनिट 15 यूनिट के हिसाब से रेशियो बना के मीटर लगा दे। 1 महीने का मीटर लगाए, 15 यूनिट दिखा के उनका 20 साल का पूरा बिल बिल घटा दिए, प्रभात जी, का मुझे बिल आ गया लगता है पांच कि हम हजार लोगों पे। ने बेसिकली बड़ा लंबा बात कर लिया। जी जी यहाँ पर लोग किसान और किसानों की समस्याएं और किसान संगठन और उनकी समस्याएं और उनके कार्य के बारे में थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। मैं आदरणीय ब्रिगेडियर साहब से आग्रह करूंगा वो आए और अपने विचार रखें, प्रश्न करें। जी 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 धन्यवाद। मैं भी यही सोच रहा था कि आज का टॉपिक तो किसान और संगठनों की क्या चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान है, और जी इन्होंने भी खैर अच्छी बात बताई है। तो मैं जी इस विषय में थोड़ा सा बताता हूँ कि पॉइंट फॉर्म दूंगा, क्योंकि इन्होंने काफी बात तो बता दी है। अभी यूपी में तत्कालीन किसानों की समस्या क्या है? नंबर एक तो अभी प्रेजेंटली पूछो तो पीएम जी किसान सम्मान निधि में देरी हो रही है, वो जो मिलना था वो मिल नहीं रहा, बुआई का सीजन है। नए जी, बिजली के मीटर इन्होंने लगाए हैं, जैसा ये जिक्र कर रहे हैं, उसमें अधिक स्मार्ट बिल मीटर आ रहा है। समर्थन जंप कर। मूल्य नहीं मिल रहा है। आवारा जी पशुओं द्वारा फसलों का नुकसान हो रहा है, और जो यूरिया जी वगैरह खाद है
वो नहीं मिल रही है, सिंचाई की कमी है, इनमें से कुछ क्रम दिए। लेकिन हम जिक्र कर रहे हैं पूरे यूपी के, तो परमानेंट चुनौतियां क्या हैं? लोगों ने रासायनिक खेती पे ज्यादा जोर दिया है, सरकार का भी जोर है। प्राकृतिक खेती की बहुत कमी हो गई है, जमीन का साइज बहुत छोटा छोटा हो गया है, तो संयुक्त मिल के किसान और बैलों से खेती नहीं कर रहे हैं, तो उसमें एकीकृत खेती बिल्कुल खत्म हो गई है। जल साधनों संसाधन की कमी है, कीट और रोगों का ठीक से प्राकृतिक इलाज नहीं है, बाजार की अनिश्चितता है, और समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान की कीमत नहीं मिल रही है। अब इनमें समाधान के लिए बात करते हैं तो सरकार योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए, फसल बीमा बीमा योग को ठीक तरीके से लगाना चाहिए, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने की जरूरत है, और मौसम की अनिश्चितता भी है, उसका भी ध्यान रखते हुए फसल बीमा वगैरह करना चाहिए, और जल साधनों की कमी को दूर करना चाहिए, और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए जो प्राकृतिक खेती से होती है। प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देना चाहिए, एकीकृत खेती को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो रही है। रोगों का समाधान करना चाहिए, और फसल जीवन बीमा को भी और ठीक सुचारू रूप से करना चाहिए। बाजार की जानकारी और उचित मिलना बहुत जरूरी है। आपने किसान संगठनों का भी जिक्र किया, तो मुझे तो यूपी में दो किसान संगठन लगते हैं जो एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। एक भारतीय किसान यूनियन है, दूसरा संयुक्त किसान यूनियन है। तो उनको ये सब समस्याओं को आगे बढ़ा के सरकार को भी साथ लेके, ये किसान की समस्याएं हैं और ये उनका समाधान का कुछ रास्ता है। मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि टॉपिक आपका ये रखा है, तो इस टॉपिक पे जिक्र नहीं हो रहा था, तो इसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। प्रभात जी, जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने पॉइंट रखे, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? जी जी, सादर प्रणाम ब्रिगेडियर साहब। मैंने प्रारंभिक दौर में ही इस टॉपिक को आदरणीय जी ने सुना, मैंने इस सारे टॉपिक को रखा। मैंने बेसिक नीड बताई कि पानी, और मैंने बताया कि पानी की जो राजकीय नलकूप जो है, मैंने बुंदेलखंड से लेके, और जो आप बैल की बात कर रहे हैं, मैंने सब एक एक विषय पे विस्तृत रूप से बताया है कि हमारे यहाँ जी जी जी। क्या स्थितियां हैं। आज के 10 साल पहले हर घर में बैल थे, लेकिन आज हमारे नहीं, आठ आपने दस बताया गांव होगा, मैं थोड़ा लेट जुड़ा था, सॉरी, पर मैं जी बाद जी। में आपका सुना तो उसमें नहीं था। और और मैंने यहाँ तक कि बताया कि हम गांव गांव जाके अवेयरनेस इस चीज की बता रहे हैं कि गोबर का इस्तेमाल आप किसी भी कंडीशन में आप खेतों में करो। दूसरी चीज मैंने बताया कि उद्यान विभाग जो हॉर्टिकल्चर जिसे कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत जो है बहुत सारे मतलब आपको उद्योग करने के अवसर प्रदान करते हैं। जो जैसे एक है बागवानी मिशन। बागवानी मिशन का हम लाभ ले सकते हैं इससे इन्वायरमेंट, पेड़ पौधों की मतलब पेड़ पौधे जैसे आम के बाग आप फ्री ऑफ कास्ट लगा सकते हैं, आपको डीबीटी के माध्यम से मिलेगी। केला, आम, अमरूद, नींबू, कटहल, बेल, करौदा, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, अंजीर कार्यक्रम, मसाला की खेती, इन सब मतलब ये फुल सब्सिडी पे है। नहीं, प्रभात जी, हम लोग बातें रिपीट कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं, कार्य योजना पे बात। जी, तो इसको क्रियान्वित करने के लिए सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने, चुनौती जो आपने अभी कहा, SKYM में संयुक्त किसान मोर्चे में हम लोग भी हैं। और सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है श्रीमान ब्रिगेडियर साहब, कि जैसे करप्शन अगर हम करेंगे तो करप्शन के साथ फिर आगे बढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और बड़े ब्लेम लगते हैं। और विदाउट करप्शन के हम फाइनेंशियल रूप से कमजोर हैं, संगठन हमारा कमजोर है। या तो हम कहीं से फंड लें,
जैसे मतलब मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि जितने भी संगठन हैं करते क्या है कि जैसे किसी विभाग पे आप प्रेशर बनाए और मैनेजमेंट वाला पूरा सिस्टम, तो फाइनेंशियल रूप से मजबूत होते हैं तो उनके आंदोलन लंबे समय तक चल जाते हैं। और जैसे अभी आपने समर्थन मूल्य की बात कही, तो समर्थन मूल्य में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य पॉसिबल भी नहीं है। स्वामीनाथन आयोग के विषय, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश थी वो लागू न होने का कारण है क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पे गेहूं और गेहूं के मूल्य और अन्य फसलों के समर्थन मूल्य हैं वो लगभग हमारे बराबर है, तो उनसे ऊपर होके हम समर्थन मूल्य नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की ये फंसी हुई गोट है। तो इस पे रिजिट करना, इस पे रिजिट होना मुझे नहीं लगता। हाँ, हम अपने कैपेबिलिटी को, जैसे हम प्रोडक्ट जो पैदा कर रहे हैं उसको हम प्रोडक्ट जैसे हम उत्पाद जो पैदा कर रहे हैं उसको प्रोडक्ट में हम थोड़ा सा कमर्शियल अगर नहीं होंगे तो किसान धीमे धीमे खत्म होता जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल सिकुड़ता जा रहा है। तो इन सब चीजों का मैंने प्रारंभिक दौर में ही जिक्र कर दिया था। ये तो मैंने बताया कि जैसे संगठन द्वारा, जैसे बुंदेलखंड में वहां पे सारी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि वहां पे पेड़ लगाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। चित्रकूट, आप यही चित्रकूट से प्रयागराज के बॉर्डर से शुरू हो जाइए, 1,500 2,500 फीट पे पत्थर तोड़ के बोरिंग लघु सिंचाई से जो प्रभात जी, योजना मिल रही है। मैं थोड़ा दूसरे तरीके से अभी बात करता हूँ। ये समस्याएं तो सभी को मालूम है, जैसे आपने देखा वैसे हम लोग भी देख ही रहे हैं। तो अभी क्या जी है कि हम लोग ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम चला रहे हैं। इस जी प्रोग्राम के माध्यम से 3 स्तरों से किसानों से जुड़ा जा रहा है। 3 स्तर। एक जी व्यक्तिगत स्तर पर जो भी किसान कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, दोनों ही सूरतों में उनको जी आ, उनके साथ जुड़कर और जी उनके आर्थिक जो पक्ष को मजबूती देने का प्रयास किया जाता है। उसमें क्या जी होता है, जी एक पक्ष है ट्रेनिंग और जी दूसरा पक्ष है कि उनको मार्केट उपलब्ध कराना, और तीसरा जी जो जी है जी वो है कि जो इनपुट्स होते हैं उसके बारे में सही जानकारी और सही, जैसे आप करते हैं कि कौन सा जी बीज जी होना चाहिए, सा वो होना जी चाहिए, तो उसमें जो भी जानकारी दी जा सकती है। अभी हमारे पास सुभाष जी जुड़े हुए हैं, वो उनके पास 12 इंच की बाली वाला गेहूं, जी 12 इंच जी की जी इतनी बड़ी बाली होती नहीं है, तो इस तरह का अभी ईल्ड आई है और जी उस पे रहा है, बहुत बढ़िया उत्पादन होता है, पैदावार होती है। जी किसान जी इस तरह से ये सारी चीजें दी जाएं। माइक्रो जी फर्टिलाइजर पे काम हो रहा है, किस जी तरह से जी गायों पर सहकारिता के माध्यम से काम कर सकते हैं। ये सारे विषय हैं जिन पर हम लोग मिलके उनके साथ काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, और साथ ही साथ उनका सामाजिक चिंतन का स्तर अच्छा होगा, तो समाज भी अच्छा होगा, गांव भी अच्छा होगा, और सारी चीजें जी अच्छी। जी 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 ग्राम स्वराज पे काम कर रहे हैं। ग्राम स्वराज जी जी संविधान जी का, मुझे मालूम है। और जी जी, आपको मालूम वही है, वो ग्राम स्वराज पे काम करने का प्रयास हो रहा है। इस जी तरह वही की, वही वही मेरा भी उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के तहत शायद आज पहले दिन इस आपके लाइव कार्यक्रम से जुड़ा। और हो सकता है मैं अपनी बात को ना समझा पाया हूँ, लेकिन उद्देश्य मेरा भी वही है कि शहरों को भी ग्राम की तरह से बना दिया जाए। जो कंक्रीट के जंगल हैं उन कंक्रीट के जंगलों में भी हरियाली और ग्राम की तरह वहां पे इन्वायरमेंट बन जाए। जी, तो जी इस तरीके से प्रयास ये हो रहा है कि चीजों को बेहतर किया जाए जी और प्रभात चीजों जी, को किया जाए। मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा। जी 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 आपने बड़ा अच्छा विषय रखा, लास्ट में जो भी आपने बोला ना,
जी इसमें हमारा एक सिस्टम है जो गांव गांव में जी एक बहुत अच्छा एक प्रोसीजर हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों की मदद लगेगी। और आपने जो कहा है जी उसका पूरा एक लिटरेचर है बेसिकली, जी जी वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जी उसको स्टडी करिए। और चूंकि आपका जी आसपास के इलाके में बड़ा अच्छा जान पहचान है, आप कर सकते हो, तो जी उसमें जी आप जी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और आपने जो बोला ना कि जो जी कंक्रीट है, पत्थर है, जहाँ पे कोई जी मतलब पेड़ पौधे नहीं है, हम वहाँ एक वन बना देंगे बहुत अच्छा, जी 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 सरकार की जी मदद जी से। जी मिनी फॉरेस्ट टाइप का जो है, जी जी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, कई जगह काम कर रहे हैं। तो जी उसमें आपका हम सहयोग जरूर करेंगे। जी हाँ। इसके अलावा कोई साथी अपना कोई विचार रखना चाहेगा? महेंद्र राजपूत जी, सचिन अवस्थी जी, शिवाजी वामन माने जी, अ, संग्राम जी, दिवेश पांडे जी, धनंजय सिंह जी, दीपक अग्रवाल जी, अलका दीदी, कोई भी साथी जो आज का विषय था उस पर कोई बात रखना चाहिए, क्योंकि हमारा वैसे समय 9:15 तक ही होता है, लेकिन अगर प्रश्न होते हैं तो हम उसको 9:30 तक भी आगे बढ़ाते हैं। तो अभी बोल हमारे सकते हैं क्या? जी 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 शिवाजी। वंदे गो मातरम टू ऑल किसान्स, जी सब किसान्स को जी रामकृष्ण सर्वप्रथम शिवाजी माने बोल रहा हूँ, पुणे से। जी अभी प्रभात कुमार सिंह ने और ब्रिगेडियर जनरल ने सब बातें बोल दी। वो सभी समस्याओं का चर्चा किया, लेकिन उसके लिए सोल्यूशन कुछ और तरीके से है। गाय, गोबर, मिट्टी एक साथ करके देखना पड़ेगा। मैं जी सॉल्यूशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। जी जो सब भी बातें बताते हैं अपने पीएचडी होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, और जो जो भी बातें बोलने वाले हैं, उनका दृष्टिकोण बदलना चाहिए। ये सब लोग जी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की एंगल से, दृष्टि से खेती की तरफ देख रहे हैं। हमारा कहना अलग सा है। हम जी 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 सोच रहे हैं और सॉल्यूशन निकाला भी है कि अपनी मिट्टी, अपना गांव, गोबर, बैल, इससे और उसका जो भी तैयार होगा, अनाज, फल, सब्जी, जो जी जो भी, उसको नीचे से ऊपर देखना पड़ेगा। हर आदमी, इवन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट की योजनाएं, सब पाश्चात्यों की सोच में डाल के देखा जा रहा है। ये सबसे बहुत बड़ी गलती और भूल हो रही है। इसके जी बजाय अपने पास योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से जो वारसा रखा है, अब छत्रपति शिवाजी महाराज तक बहुत संतों ने, बहुत ऋषियों ने, जैसे कि वाघभट, सुरपाल, ऋषि पराशर, वराहमिहिर, सब ने। लेकिन उसकी दृष्टि से चराचर सृष्टि को कोई देख नहीं रहा है। उसमें गाय बहुत महत्वपूर्ण और जो उर्वरक और उस सृष्टि को सुपिक बनाने वाला बहुत बड़ा कारखाना है। लेकिन ये एंगल से कोई नहीं देख रहे। प्रॉफिट की नजरिए से सब देख रहे हैं। भूमि की शुद्धता की तरफ कोई भी नहीं देख रहा है। वो बहुत बड़ा जो टॉपिक है, उसमें जी छोटा सा सॉल्यूशन हमने निकाला है। तो दृष्टि बदलनी चाहिए। सब सब लोग, और जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पाश्चात्य के प्रॉफिट मेकिंग, ये एंगल से देख रहे, उसकी बजाय वो अपना अनाज विषमुक्त हो, सब्जी विषमुक्त हो, फल सब्जी मुक्त हो, भूमि पे कोई गलत असर ना हो, ये एंगल से देखना पड़ेगा। और उसके लिए गाय एकमात्र ही सॉल्यूशन है। पानी की कमी, जी पानी से होने वाला नुकसान, पानी की ज्यादा
पानी की मात्रा ज्यादा होने से होने वाला नुकसान, इसके लिए भी सोल्यूशन है। इसमें एक ही सोल्यूशन मैं कम शब्दों में बताता हूँ। जो केचुआ फॉर्मेशन को केचुआ प्रोडक्शन और जी जी मित्र जीवाणु कॉलोनीज, जो जी जो भी थ्योरी से बनते हैं वो थ्योरी एक्सेप्ट करनी चाहिए। देयर इज अ कंफ्यूजन फॉर नेचुरल फार्मिंग everywhere. Number of persons applying, demonstrating number of things, number of theories for natural farming, ये गलती हो रही है। इसकी बजाय एक बहुत सा अच्छा सा सॉल्यूशन, जो भी जो भी उर्वरा निविष्ठा से केचुआ जमीन में पैदा होता है और वो मित्र जीवाणु कॉलोनीज जैसे कि बैक्टीरिया तैयार होते हैं, वो थ्योरी जी सबसे अच्छी है। लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा है। और दूसरा, जी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। गवर्नमेंट का जी इंटरफेरेंस ज्यादा हो गया तो अपना कृषक किसान लाचार हो जाता है। लाचार होने से उसका स्वाभिमान नीचे गिर गया है और अभी वो भीख मांगने की अवस्था में गया है। ये एंगल से हम सबको सोचना चाहिए और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, और वो कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, मार्केट नहीं, लोगों तक पहुंचा जाए। क्योंकि हर किसान को ग्राहक बना दिया है और लूटा है। ये गलती गवर्नमेंट पॉलिसी से हो रही है। जी जी उसका जी अर्थशास्त्र, फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है, वो भी हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं। मतलब अर्थशास्त्र, ये जो अभी का अर्थशास्त्र है वो एक्सप्लॉयटेशन वाला अर्थशास्त्र है। बांडगुड़ अर्थव्यवस्था हम उसको बोलते हैं कि कृषक के कष्ट पे, कष्टकरी समाज के कष्ट पे वो जीने वाला है। उसको निकालना पड़ेगा और अपना मंदिर इकोनॉमिक्स, मतलब मंदिर कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि कुटीरोद्योग अर्थव्यवस्था अपने आप खड़ी हो जाएगी। उसके साथ रहना पड़ेगा। पूरे सविस्तर डिस्कशन में अभी तो टाइम बहुत कम है, लेकिन हमने वो सॉल्यूशन निकाला है। बहुत हम मराठी में बोल सकते हैं, सहज असोनी सायाशी पडोचीने। मतलब वेरी सिंपल, वेरी मतलब सबसे सहज जो भी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जी मतलब क्या बोलते हैं उसको, अड़चन में डालने वाला या बहुत बड़ा क्लिष्ट क्लिष्ट सॉल्यूशन नहीं है। क्लिष्ट सॉल्यूशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सपर्टाइज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे संत सज्जन, ऋषि कृषि, इन्होंने जो मार्ग दिया है, बहुत सालों का मार्ग है, 700 800 1000 2000 सालों से मार्ग दिया है। उन्होंने अपना जो भी योगदान दिया है, इस वारसा का जतन करना चाहिए। अगले मीटिंग में सबसे डिटेल बात करेंगे। बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। आ, क्योंकि आज समय कम है इसलिए आपकी बातों को हम हाँ, विस्तार से नहीं कर पाए। मैं हाँ, तो रुका। और मुझे अगर चैट अपने बॉक्स में ग्रुप में डाल शामिल दीजिए तो कीजिए, सभी और मेरी विनती साथी। है आपको। जी जी। जी अभी आप शिवा जी, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि आपसे संपर्क में रहें और आपके विचारों को हम लोग सुने किसी दिन। अ, यहाँ पर जो और साथी हैं, अगर कोई किसी का विचार या प्रश्न है वो कर सकता है। हमारे बीच में प्रभात जी हैं, उनसे उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों और किसानों के संदर्भ में कोई भी प्रश्न। धनंजय जी, आप तो उत्तर प्रदेश से ही हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं। अ, अन्य साथी। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है प्रभात जी, ये जी बताइए जी कि इसमें किसान संगठन काम कर रहे हैं, वे जी जितने भी संगठन हैं, जी में अभी उन सबकी गतिविधियां किस प्रकार की हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ उनका काम प्रदर्शन करना बस बस यही यही मैं आपको समझाना है? चाहता था। जो भौतिक स्थल पे काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं।
भौतिक स्तर पे मतलब जो बताया अभी श्रीमान जी ने कि गाय गोबर सारी मतलब सबका सोल्यूशन एक है, गोबर। आपके खेत और आपके वातावरण का शुद्धिकरण, गोबर, आप गोबर का प्रयोग करिए खेत में, आपको रासायनिक खाद की जरूरत नहीं, आपका स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इस पे कोई संगठन काम नहीं कर रहा है। सारे संगठन सिर्फ हमको मूल्य चाहिए, समर्थन मूल्य चाहिए, समर्थन मूल्य चाहिए, समर्थन मूल्य चाहिए। हम टोल टैक्स के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम टोल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। मतलब हम अपनी एनर्जी को, हम अपने संगठन की ताकत को गलत जगह पे प्रयोग कर रहे हैं। और जो भौतिक स्तर पे मैंने बताया, प्रारंभिक दौर में पानी, शुद्ध बीज, शुद्ध उर्वरक, शुद्ध उर्वरक में आप गाय के गोबर को ले लीजिए, जैविक खाद, केचुए से जो वार्मिक कंपोस्ट बनती है, और बहुत सारे कंपोस्ट खादें बनती हैं। तो समय कम है, मैं नहीं तो डिटेल से बताता किस तरीके से कंपोस्ट खादें बनती हैं। प्रभात जी, तो देखिए, जी यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ पे बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, जी वरिष्ठ हैं। उनका काम जो है यहाँ पे शायद 4 या 5 तो पद्मश्री लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। तो जी जी ये जो है ना, हम उस विषय पे ही बात करेंगे जो विषय तय हुआ है, उससे जी बाहर नहीं जाएंगे। कारण क्या है जी कि हर विषय के एक विशेषज्ञ है, हम उसके मुंह से सुनेंगे, जी तो जी ज्यादा बेहतर रहेगा। जी तो और कोई साथी जिसका कोई प्रश्न है, जो नए साथी जुड़े हैं, वो कृपया अपना नंबर डाल दें ताकि उनसे संपर्क किया जा सके और उनको वो किया जा सके। आखिरी प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्रभात जी से, कोई आखिरी प्रश्न करें। ये जो अभी किसान संगठन है, जैसा प्रभात जी जी ने बताया, उनका जो अप्रोच है केवल और केवल एमएसपी तक ही रह गया है, और उसी तक उनकी सोच है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। और जी उस पॉलिटिकल मुद्दे के माध्यम से वो उनकी बातें भी जाती हैं, उनको राजनीतिक समर्थन भी मिल जाता है। तो इसके चलते वो इसी मुद्दे पे ज्यादा केंद्रित रह के काम करना पसंद करते हैं ज्यादातर, क्योंकि बहुत सारे संगठनों के जो प्रमुख हैं, उनके राजनीतिक एजेंडे भी होते हैं, वो भी चुनाव जी लड़ना जी चाहते जी हैं। जैसे कि चरूनी साहब थे और बाकी लोग थे, अरे इन्होंने जो सब 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 सर वही है। आ, इसी वजह से शायद वो अपनी दिशा को राजनीतिक ही रखते हैं, और जो मूल विषय है गाय का, प्राकृतिक कृषि का, गौ आधारित जी कृषि का, सब पे कोई बात नहीं करता है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट हैं, सभी के सामने है। समय हो चुका है। जी मुझे लगता है कि काफी आपने अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और पूरे विषय को बहुत विस्तार से रखा। हम आपके बहुत सादर आभारी हैं। मैं सादर प्रणाम, सादर सारी धन्यवाद आप सभी का। मैं आग्रह करूंगा हमारे ब्रिगेडियर साहब से कि वो आए और कार्यक्रम का समापन करें। अ, आदरणीय ब्रिगेडियर साहब, अगर सुन पा रहे हैं तो। धन्यवाद। प्रभात सिंह का भी धन्यवाद। बहुत बहुत और प्रणाम सर। आप सभी ने अच्छे अच्छे से सुना, उसका भी धन्यवाद। इसका सॉल्यूशन निकालना भी जरूरी है। चुनौतियां हैं, और चुनौतियों को सभी को एक साथ मिलकर समाधान की जरूरत है। ये तो ठीक बात है कि रासायनिक खाद को एकदम कम नहीं किया जा सकता, रासायनिक खेती को भी कम नहीं किया सकता। हमें प्राकृतिक की तरफ जाना चाहिए, जिसमें गाय गाय एक एक बीच में माध्यम है। और उसको उसके तरफ जाने के लिए, जैसा कि प्रोग्राम में सब में हो ही रहा है, हम आगे किसानों को इसके लिए गाइड करें। पर एक साथ हम पूरे सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते, हमें स्टेप जी बाय स्टेप करना है। तो बहुत अच्छी जी बात है, आज का विषय अच्छा रहा। धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि आप सभी को। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि अभिषेक जी। शुभरात्रि, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
समझे? तो अपने उठिएगा 7 बजे से उठिएगा। सुसाइडल है ना हरकत है, 4 बजे उठ के ठंडा पानी से नहा रहे हैं, जमा हुआ पानी से। ठंडा पानी से नहीं नहा रहे हैं, लेकिन